तो दी साइकोलॉजी ऑफ मनी पर हमारी खास बातचीत की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने पैसे को लेकर कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों पर बात की थी। हाँ, और आज हम इस सफर को और आगे बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम 4 और जबरदस्त चैप्टर्स 9, 10, 11 और 12 की गहराई में उतरेंगे। और इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात। हमारी ये जो बातचीत है, ये इस बेहतरीन किताब को और अच्छे से समझने में मदद के लिए है। ये किताब पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम चाहेंगे कि आप इस किताब को पूरा जरूर पढ़ें, ताकि लेखक का जो पूरा नजरिया है वो आपको मिल सके। एकदम सही। तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं, और सबसे पहले उस आइडिया से जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, कि सच्ची दौलत वो है जो हमें दिखाई नहीं देती। ये आइडिया हमारे समाज की सोच पर मतलब सीधा सवाल उठाता है। हाँ, यही तो पैमाना है। एक महंगी कार, एक बड़ा घर, मतलब सामने वाला इंसान बहुत अमीर है। फरारी मतलब अमीर आदमी। हाँ, लेकिन ये चैप्टर कहता है कि ये सोच ये पूरी तरह से गलत हो सकती है। असल में लोगों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, दौलत को खत्म करने का सबसे तेज तरीका है। सबसे पक्का तरीका। लेखक ने लॉस एंजल्स में एक वैलेट के तौर पर काम करने का अपना एक अनुभव भी बताया है। हाँ, वो किस्सा तो कमाल का है। वो देखते थे कि जो लोग सबसे शानदार महंगी गाड़ियां चलाते थे, वो जरूरी नहीं कि सबसे अमीर लोग हों। कई बार तो वो अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ उस कार की EMI भरने में लगा रहे थे, बस अमीर दिखने के लिए। बस अमीर दिखने के लिए। और वो रॉजर नाम के लड़के का किस्सा तो मतलब दिमाग की बत्ती चला देता है। अच्छा? वो पोर्श चलाता था और जाहिर है सब उसे बहुत अमीर समझते थे। फिर एक दिन वो एक पुरानी सी होंडा में आया। जब लेखक ने पूछा तो उसने बिना किसी शर्म के बताया कि कार वापस ले ली गई। हाँ, कि लोन ना चुका पाने की वजह से उसकी पोर्श वापस ले ली गई। और यहीं पर असली बात समझ आती है। जब हम किसी को $1 लाख की कार चलाते देखते हैं तो हम सोचते हैं, वाह, ये आदमी कितना अमीर है। लेकिन सच तो सिर्फ इतना है कि उस इंसान के पास अब पहले से $1 लाख कम है। और यहीं पर किताब अमीर यानी रिच और दौलतमंद यानी वेल्थी के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से समझाती है। हाँ, ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है। नहीं, ये 2 अलग मानसिकताएं हैं। अमीर होना आपकी मौजूदा आमदनी से जुड़ा है। आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो सकती है, जिससे आप महंगी चीजें खरीद सकते हैं जो सबको दिखती हैं। ये एक बाहरी दिखावा है। तो फिर दौलतमंद होना क्या है? दौलत छिपी हुई होती है। वेल्थ इज हिडन। यह वो आमदनी है जिसे आपने खर्च नहीं किया। दौलत वो हीरे हैं जो खरीदे नहीं गए। वो महंगी कार जिसे आपने छोड़ दिया। वो फर्स्ट क्लास के टिकट जिसे आपने अपग्रेड नहीं कराया। दौलत वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, जिन्हें अभी तक आपने दिखावे की चीजों में नहीं बदला है। तो दौलत आपको भविष्य के लिए आजादी देती है। आजादी, विकल्प, कंट्रोल, यही असली दौलत है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है ना, आज की दुनिया में जहाँ सोशल मीडिया पर आपकी इमेज ही सब कुछ है। बहुत ज्यादा दबाव है और यहीं पर असली चुनौती है। हमें अमीर रोल मॉडल तो हर जगह दिखते हैं, इंस्टाग्राम पर, फिल्मों में उनकी सफलता दिखती है। लेकिन दौलतमंद रोल मॉडल मिलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उनकी सफलता छिपी होती है। जैसे रोनाल्ड रीड, जिनकी करोड़ों की संपत्ति का पता उनके मरने के बाद चला। सही बात है, उन्होंने कभी कुछ दिखाया ही नहीं, इसलिए कोई उनकी नकल नहीं कर पाया। असली दौलत बनाने की कला को सीखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो शांत होती है, अदृश्य होती है। ये बात एकदम सही है। दौलत कमाने के लिए मेहनत करना और फिर उसे दिखावे में उड़ा देना। लेखक ने इसकी तुलना उस इंसान से की है जो जिम में घंटों पसीना बहाता है और फिर बाहर निकलकर 2 गुनी कैलोरी का बर्गर खा लेता है। हाँ, नतीजा 0। तो अगर दौलत दिखती नहीं और दिखावा उसे खत्म करता है, तो इसका मतलब है हमें बचाने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। हम सोचते हैं कि दौलत बनाने के लिए या तो बहुत ज्यादा कमाना पड़ेगा या फिर इन्वेस्टमेंट में जबरदस्त रिटर्न लाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन लेखक कहते हैं कि आपकी दौलत इन दोनों चीजों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी आपकी बचत दर यानी सेविंग्स रेट पर करती है। ये आइडिया सुनने में बहुत आसान लगता है, पर शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे 1970 के दशक के तेल संकट का उदाहरण है। हाँ, जब दुनिया को लगा कि तेल खत्म हो जाएगा, तो समाधान ज्यादा तेल खोजने से नहीं बल्कि ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल करने से निकला, एफिशिएंसी से। और यही सिद्धांत पैसे पर भी लागू होता है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न, अर्थव्यवस्था, ब्याज दरें, ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर है। सही बात है। लेकिन कितना खर्च करना है और कितना बचाना है, इस पर हमारा 100% कंट्रोल है। और यहीं एक और गहरा विचार आता है
कि दौलत एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हाँ, मान लीजिए आप एक शानदार इन्वेस्टर हैं और 12% का रिटर्न कमाते हैं। मैं एक औसत इन्वेस्टर हूँ और सिर्फ 8% कमाती हूँ। लेकिन अगर मेरी जरूरतें कम हैं और मेरा लाइफस्टाइल आपकी तरह तेजी से महंगा नहीं हो रहा, तो मैं कम रिटर्न के बावजूद आपसे बेहतर वित्तीय स्थिति में हूँ। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब खुश रहना सीखना, अपनी चाहतों और अपने पास जो है उसके बीच के अंतर को कम करना है। और लेखक की वो लाइन, बचत आपके अहंकार और आपकी आय के बीच का अंतर है। सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। बिल्कुल, अपनी विनम्रता बढ़ाना बचत बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। और इस चैप्टर का जो सबसे क्रांतिकारी आइडिया है वो है बिना किसी खास वजह के बचत करना। मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं है? हम तो हमेशा किसी लक्ष्य के लिए बचाते हैं, घर के लिए, गाड़ी के लिए, बिना लक्ष्य के बचत। हाँ, देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये पैसे के बारे में सोचने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप सिर्फ किसी खास लक्ष्य के लिए बचत करते हैं तो वो पैसा उसी लक्ष्य से बंध जाता है। लेकिन जब आप सिर्फ बचत के लिए बचत करते हैं तो आप असल में जिंदगी के उन अप्रत्याशित झटकों और मौकों के लिए तैयारी कर रहे होते हैं जिनका आप आज अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये एक तरह का इमरजेंसी फंड हुआ, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा। उससे कहीं ज्यादा। ये आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी? यही फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बचत पर मिला एक छिपा हुआ अनदेखा रिटर्न है। ये आपको एक खराब नौकरी छोड़ने की हिम्मत देती है, एक नए मौके का इंतजार करने का समय देती है, या बस रात में चैन की नींद सोने का सुकून देती है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंटेलिजेंस से भी बड़ा हथियार बन सकती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और मन की शांति के लिए बचत करना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये गणित के हिसाब से शायद सबसे कुशल या रैशनल तरीका ना हो। सही। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बहस शुरू होती है। क्या हमें निवेश में हमेशा गणितीय रूप से तार्किक होना चाहिए या बस व्यावहारिक रूप से उचित होना काफी है? और किताब का जवाब साफ है, उचित होना तार्किक होने से कहीं बेहतर है। क्यों? क्योंकि आप एक स्प्रेडशीट नहीं है, आप एक इंसान है। फाइनेंस की दुनिया अक्सर हमें सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं को दूर रखकर ठंडे दिमाग से पूरी तरह गणितीय फैसले लेने चाहिए। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता कहाँ है? लेखक ने जूलियस वैगनर जोरिक की जो कहानी बताई है वो तो कमाल की है। हाँ, एक मनोचिकित्सक जिसने सिफिलिस का इलाज करने के लिए मरीजों को मलेरिया का इंजेक्शन दे दिया। सुनने में पागलपन लगता है। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि जिन मरीजों को तेज बुखार होता था उनका सिफिलिस ठीक हो जाता था, तो उन्होंने जानबूझकर मरीजों को मलेरिया देकर तेज बुखार पैदा किया। ये पूरी तरह से तार्किक नहीं था, पर ये काम कर गया और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। फाइनेंस में भी ऐसा ही है। हम अक्सर ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें मानसिक शांति दे, भले ही वे गणितीय रूप से सबसे अच्छे ना हो। जैसे बुखार का उदाहरण, तार्किक रूप से तो हमें बुखार होने देना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो शरीर का इन्फेक्शन से लड़ने का तरीका है। लेकिन ये उचित नहीं है क्योंकि बुखार में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए हम दवा ले लेते हैं। और नोबेल पुरस्कार विजेता हैरी मार्कोविट्स का उदाहरण तो इस बात पर मोहर लगा देता है। जिस इंसान ने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बनाई, उसने खुद अपने पैसे उस थ्योरी के हिसाब से नहीं लगाए। अविश्वसनीय है ना? हाँ। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पैसे को बस 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स में बांट दिया, ताकि उन्हें भविष्य में पछतावा कम से कम हो। मतलब अगर बाजार बहुत ऊपर गया तो वो पूरी तरह से चूकेंगे नहीं, और अगर बाजार बुरी तरह गिरा तो वो पूरी तरह बर्बाद नहीं होंगे। ये एक उचित फैसला था जो उन्हें रात को सोने देता था। ये गणितीय रूप से तार्किक शायद नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अच्छी निवेश रणनीति वो नहीं है जो कागज पर सबसे ज्यादा रिटर्न दे, बल्कि वो है जिसके साथ आप मुश्किल समय में भी टिके रह सकें। बिल्कुल। एक येल यूनिवर्सिटी की स्टडी ने तो ये तक कहा कि युवा निवेशकों को कर्ज लेकर निवेश करना चाहिए। गणित के हिसाब से लंबी अवधि में ये शानदार रिटर्न देगा। लेकिन ये तो पूरी तरह से अनुचित सलाह है। अनुचित है। सोचिए, बाजार 30% गिरता है और आपका पोर्टफोलियो 60% या उससे ज्यादा गिर जाता है। कोई भी सामान्य इंसान ये देखकर शांत नहीं रह सकता, घबराकर सब बेच देगा। हाँ, सबसे बुरे समय पर। इसलिए जो स्ट्रैटेजी आपको गेम में बनाए रखे वही सबसे अच्छी है। तो हमें ऐसी रणनीतियां बनानी चाहिए जिनके साथ हम टिके रह सकें। लेकिन आज हम जिस आखिरी आइडिया पर बात करने वाले हैं वो ये है कि हालात कब और कैसे मुश्किल होंगे इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। भविष्य हमेशा हमें सरप्राइज देता है।
यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हम इतिहास का अध्ययन करते हैं ताकि भविष्य को समझ सकें, लेकिन इतिहास खुद लगातार हुए बदलावों और अप्रत्याशित घटनाओं का अध्ययन है। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर स्कॉट सागन ने कहा था, ऐसी चीजें जो पहले कभी नहीं हुई हर समय होती रहती हैं। तो इतिहास पर बहुत ज्यादा भरोसा करने के क्या खतरे हैं? लेखक 2 बड़े खतरों की बात करते हैं। पहला, आप उन अकेली बड़ी और आउटलायर इवेंट्स के असर को नजरअंदाज कर देते हैं जो दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। जैसे पूरा इतिहास कुछ मुट्ठी भर लोगों, हिटलर, आइंस्टीन, बिल गेट्स और कुछ घटनाओं, महामंदी, 9/11 से बना है। इन घटनाओं का अनुमान कोई मॉडल नहीं लगा सकता था। जैसे 9/11 का उदाहरण, किसने सोचा होगा कि उस हमले का नतीजा ये होगा कि ब्याज दरें गिरेंगी, जिससे अमेरिका में हाउसिंग बबल बनेगा और उस बबल के फटने से 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट आएगा। ये घटनाओं की एक ऐसी चेन थी जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। और दूसरा खतरा क्या है? दूसरा खतरा ये है कि इतिहास आज के लिए एक भ्रामक गाइड हो सकता है, क्योंकि दुनिया की संरचना ही बदल चुकी है। आज की अर्थव्यवस्था 50 या 100 साल पहले की अर्थव्यवस्था से बहुत अलग है। वेंचर कैपिटल, 401 के इंडेक्स फंड्स, ये सब नई चीजें हैं। बिल्कुल, पुराने डेटा को आज की दुनिया पर सीधे लागू करना एक बड़ी गलती हो सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो खुद बेंजामिन ग्राम है। हाँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग के पितामह। उन्होंने खुद माना कि समय के साथ उनके अपने बनाए हुए फॉर्मूले पुराने हो गए थे, क्योंकि बाजार बदल गया था। वो कोई हठधर्मी इंसान नहीं थे। सही कहा। वो जानते थे कि जो कल काम करता था, जरूरी नहीं कि वो आज भी काम करे। तो इन सब बातों का हमारे लिए मतलब क्या निकलता है? क्या हमें इतिहास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें इतिहास से सही सबक सीखने होंगे। इतिहास हमें लोगों के व्यवहार के बारे में सिखाता है। लालच और डर, ये भावनाएं तो नहीं बदली हैं। हजारों सालों से नहीं बदली और आगे भी नहीं बदलेंगी। लेकिन इतिहास हमें ये नहीं बता सकता कि अगला बाजार संकट कब आएगा। जैसा निवेशक जॉन टेम्पल्टन ने कहा था, इस बार ये अलग है, निवेश की दुनिया के सबसे खतरनाक शब्द हैं। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि 20% मामलों में ये सच होता है। हाँ, इसलिए हमें भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी का मतलब है गलतियों के लिए गुंजाइश रखना, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना। तो आज की हमारी बातचीत का सार यही है, सच्ची दौलत छिपी होती है, जिसे दिखाने की कोशिश उसे खत्म कर देती है। और बचत की असली ताकत किसी लक्ष्य में नहीं, बल्कि उस आजादी और फ्लेक्सिबिलिटी में है जो वो आपको देती है। निवेश में ठंडे दिमाग वाले तर्क से ज्यादा जरूरी भावनाओं को समझने वाला उचित रवैया है, ताकि आप लंबे समय तक टिके रहें। और आखिर में भविष्य हमेशा हमें चौंकाएगा, इसलिए भविष्यवाणी करने के बजाय उसके लिए तैयार रहना ही समझदारी है। बिल्कुल। और ये बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। अगली कड़ी में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ और दिलचस्प अध्यायों पर अपनी ये गहरी पड़ताल जारी रखेंगे। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं।